नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो स्टार्टअप्स को सफलता की राह दिखाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत करती है। यह किताब है द लर्न स्टार्टअप, जिसे एरिक रीज ने लिखा है। एरिक ने इस पुस्तक में स्टार्टअप्स के लिए एक नई और नवचारी पद्धति पेश की है, जिसे लीन स्टार्टअप कहा जाता है। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि स्टार्टअप्स को त्वरित विकास, ग्राहक रिस्पॉन्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। पारंपरिक तरीकों के मुकाबले लीन स्टार्टअप पद्धति ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि इसमें समय और संसाधनों का कम उपयोग होता है और इसमें असफलता से भी सीखने के प्रोसेस पर जोर दिया जाता है। आज के पॉडकास्ट में हम इस पुस्तक के प्रमुख अध्यायों का समरी सुनेंगे और यह भी जानेंगे कि इस लीन स्टार्टअप पद्धति को लागू करके आप अपने बिजनेस को कैसे सफल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू चैप्टर बाय चैप्टर। सो चैप्टर 1, एक दृष्टिकोण से शुरुआत करें। इस अध्याय में एरिक रीज ने स्टार्टअप्स के लिए एक ठोस दृष्टिकोण और स्पष्ट दिशा की महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया है। जब आप किसी स्टार्टअप को शुरू करते हैं तो केवल अच्छा विचार होना पर्याप्त नहीं है। आपको इस विचार को जल्दी से वास्तविकता में बदलने और बाजार में उसकी परख करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एरिक के अनुसार स्टार्टअप्स को बिना किसी पूर्णता के अपने उत्पाद का पहला वर्जन बाजार में लाना चाहिए। यह पहला वर्जन एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के रूप में होता है, जिसे हम मिनिमम एमवीपी भी कहते हैं, जो ग्राहकों के लिए उपयोगी होता है, लेकिन उसमें अभी भी कई सुधारों की आवश्यकता होती है। इस पहले वर्जन के माध्यम से आप ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि क्या यह प्रोडक्ट हमारे यूजर्स को समस्याओं का समाधान कर रहा है या नहीं। एरिक का मुख्य सिद्धांत है बिल्ड, मेजर, लर्न, जो स्टार्टअप्स के लिए सफलता प्राप्त करने के प्रोसेस का एक सर्कुलर लूप है। इसका मतलब है कि सबसे पहले एक न्यूनतम प्रोडक्ट बनाएं, फिर उसे ग्राहकों के पास भेजें और उनके अनुभव से सीखें। यह लर्निंग प्रोडक्ट में सुधार करने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। जब आप अपना एमवीपी तैयार कर लेते हैं और उसे मार्केट में लाते हैं, तो आपको ग्राहकों से जो प्रतिक्रिया मिलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यह प्रतिक्रिया ही आपको यह समझाने में मदद करती है कि आपका उत्पाद सही दिशा में जा रहा है या नहीं। एरिक ने यह भी बताया कि अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक आती है, तो यह भी सीखने का एक अवसर होता है। इससे you'll come to know that what is lacking in your product और उसे किस तरह से इंप्रूव करने की जरूरत है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ड्रॉप बॉक्स एक इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। जब ड्रॉप बॉक्स की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के पहले अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा वर्जन लॉन्च किया था, जिसे ग्राहकों ने तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू किया। इसी के रिस्पॉन्स के आधार पर वे इसे इंप्रूव करते गए और परिणाम स्वरूप आज ड्रॉप बॉक्स एक मेजर क्लाउड स्टोरेज की सेवा सर्विस बन चुका है। एरिक ये भी बताते हैं कि स्टार्टअप्स को केवल एक योजना पर टिके रहकर काम नहीं करना चाहिए। जब आप अपने व्यवसाय को विकसित करते हैं, तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप बाजार की परिस्थितियों और ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अपने विचारों और रणनीतियों को बदलने के लिए रेडी रहें। इसी प्रक्रिया को पिवोटिंग कहा जाता है। पिवोटिंग का मतलब है आप अपनी मूल रणनीति को बदलते रहें जब आपको यह पता चलता है कि आपके ग्राहक के लिए सही समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम ने शुरू में एक लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग ऐप के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर उन्होंने इसे एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में बदल दिया। इस पिवटिंग से इंस्टाग्राम आज दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक बन चुका है।
जब आप अपने स्टार्टअप को शुरू करते हैं तो आपको सुधार के लिए लगातार रास्ते तलाशने चाहिए। एरिक रीस का कहना है कि आपको बार बार अपने प्रोडक्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि क्या वो हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सही सोल्यूशन दे रहा है या नहीं। समय के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट बेहतर बनता जाए। इसके लिए आपको छोटे छोटे प्रयोग और बदलाव करने होंगे ताकि आप सटीक रूप से यह जान सकें कि प्रोडक्ट आपको कैसे उपयोग करवाने जा रहा है और आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट को कैसे उपयोग कर रहे हैं। शुरुआत में निवेश की हो सकता है कम आवश्यकता हो। इसके लिए लीन स्टार्टअप पद्धति में यह भी कहा गया है कि शुरुआत में आपको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। आप एक छोटे से बजट में कम से कम रिस्क के साथ परीक्षण कर सकते हैं और बाद में जब आपको प्रोडक्ट में सफलता मिलती है तभी बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पहले आप अपने उत्पाद को बाजार में सही तरीके से परखें और उसके बाद उसके आधार पर आगे बढ़ें। इस पहले अध्याय में एरिक रीज ने हमें यह समझाया है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए शुरुआत में एक ठोस दृष्टिकोण और एक सटीक योजना होना बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्ड, मेजर, लर्न, इस लूप का पालन करके आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की जरूरतों के अनुसार एकोमोडेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस में सीखते हुए सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही पिवटिंग की आवश्यकताओं को समझते हुए यदि कोई रणनीति काम नहीं करती तो आपको इसे बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रोसेस से स्टार्टअप्स बिना ज्यादा रिस्क के कम से कम निवेश में अपने उत्पादक को ग्राहक की जरूरतों के अनुसार लगातार बेहतर बना सकते हैं। यह लीन स्टार्टअप पद्धति आपको एक लचीला और कस्टमर सेंटर प्रोस्पेक्टिव प्रदान करती है जिससे आप जल्दी से व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह बुक के सिद्धांतों को ध्यान में रखिए और इनका पालन करके आप अपने बिजनेस को सफलता की ओर ले जाइए। चैप्टर 2, मापने की सही विधि, द करेक्ट वे टू मेजर। इस चैप्टर में एरिक रीज स्टार्टअप्स के लिए सफलता को मापने के ट्रेडिशनल मेथड्स को चैलेंज देते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण में अक्सर स्टार्टअप को उनकी सेल, बेनिफिट्स और कुल राजस्व के आधार पर नापा जाता है। हालांकि एरिक का मानना है कि यह केवल सीमित दृष्टिकोण है। जब एक स्टार्टअप शुरुआत करता है तो ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। असल में सफलता का असली पैमाना ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट ग्राहकों की जरूरतों को किस हद तक पूरा कर रहा है और क्या यह उनके वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल वैल्यूज दे रहा है। एरिक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। यदि आपका प्रोडक्ट ग्राहकों के लिए मूल्यवान है तो वे उसे बार बार उपयोग करेंगे और इसके बारे में रिस्पॉन्स देंगे। यही रिस्पॉन्स आपको यह समझने में मदद करेगा कि उत्पाद में, प्रोडक्ट में क्या सही है और क्या गलत। इसके अलावा कस्टमर से मिली रिस्पॉन्स यह प्रूव करने में मदद करती है कि आपका प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है जिसे आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के आंकड़ों पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन केवल डाउनलोड से यह पता नहीं चलता कि लोग इस ऐप का नियमित उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इससे बेहतर यह होगा कि आप यह मापें, यह मेजर करें कि कितने लोग ऐप को रोज यूज कर रहे हैं, वे ऐप में कितनी देर तक बिताते हैं टाइम और क्या वे ऐप के फीचर्स का पूरा उपयोग कर रहे हैं। एरिक इस अध्याय के एक महत्वपूर्ण विचार पेश करते हुए स्ट्रेच ऑफ चॉक, वैनिटी मैट्रिक्स वर्सेस एक्शनेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। स्ट्रेच मापदंड वे होते हैं जो अट्रैक्ट लगते हैं, जैसे कि डाउनलोड की संख्या या वेबसाइट विजिट्स। ये आंकड़े आपको एक सपना दिखाते हैं, लेकिन वे आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में मदद नहीं करते। इसके विपरीत चौक मापदंड वे होते हैं जो वास्तविक रिजल्ट और सच्ची जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, उनका रिस्पॉन्स और उनका प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन।
उदाहरण के तौर पे अगर आप केवल अपनी वेबसाइट पर विजिट्स की संख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह सिर्फ एक स्ट्रेच मापदंड है। हालांकि अगर आप ये मेजर करते हैं कि कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को देखना, खरीदना या साइन अप करना, तो यह एक चाक मापदंड है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल रूप से ये बताता है कि लोग आपकी वेबसाइट से कितना जुड़ रहे हैं और उनके साथ आपका प्रोडक्ट कितनी अच्छी तरह से मैच हो रहा है। एरिक यह भी बताते हैं कि किसी प्रोडक्ट को वैधता की पुष्टि, वैलिडेशन प्राप्त करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको यह श्योर करना होगा कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल ऑर्गेनिक कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा कर रहा है और उन्होंने इसे खरीदने या इस्तेमाल करने के लिए अपना टाइम और पैसा लगाया है। कस्टमर से मिली वैधता, वैलिडेशन, ये प्रूव करती है कि प्रोडक्ट असली बाजार में ओरिजिनल मूल्य प्रदान कर रहा है। मान लीजिए आप एक फिटनेस ऐप बना रहे हैं। अगर ग्राहक इसे सिर्फ डाउनलोड करके छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि ऐप ने उनके लिए उतने वैल्यू नहीं दिया। लेकिन यदि ग्राहक इस ऐप का नियमित रूप से उपयोग कर रहा है और उसकी फिटनेस में सुधार हो रहा है तो ये प्रूव होता है कि आपके प्रोडक्ट ने उन्हें असल में वैल्यू दी है। एरिक यह भी कहते हैं कि स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए सच्चे मापदंड पर ध्यान देना चाहिए। ये मापदंड, पैरामीटर्स आपको ये बताते हैं कि आपके कस्टमर किस दिशा में जा रहे हैं, वे प्रोडक्ट का कितनी डीपली उपयोग कर रहे हैं और क्या वे इसे बनाए रखने के लिए तैयार हैं। इसी तरह स्टार्टअप्स को अपनी सफलता की मापदंडों को सही तरीके से डिफाइन करना चाहिए ताकि वे सिर्फ अच्छे आंकड़े इकट्ठा करने की बजाय ओरिजिनल वैल्यू की ओर बढ़ सकें। एरिक रीस का ये संदेश है कि सफलता को मापने के लिए ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स के बजाय हमें ग्राहकों के व्यवहार और प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल स्टैटिक्स ही नहीं बल्कि कस्टमर के ओरिजिनल एक्सपीरियंस और वैधता की पुष्टि से स्टार्टअप्स को यह समझने में मदद मिलती है कि उनका प्रोडक्ट कितना इंप्रेसिव है। इस प्रकार के स्ट्रेच मापदंड के बजाय चौक मापदंड पर ध्यान केंद्रित करना स्टार्टअप्स की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3, सही उत्पाद बनाना, एमवीपी। इस चैप्टर में एरिक रीज ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी को प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि स्टार्टअप्स को शुरुआत में एक परिष्कृत या पूर्ण उत्पाद बनाने की बजाय एक बुनियादी और कार्यात्मक उत्पाद लॉन्च करना चाहिए। इस तरह स्टार्टअप्स जल्दी से अपने लक्षित ग्राहकों, टारगेट कस्टमर से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या उनका प्रोडक्ट वास्तव में कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है या नहीं। MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि आप जल्दी से अपना प्रोडक्ट ग्राहकों या कस्टमर तक पहुंचाएं ताकि आप उनका वास्तविक व्यवहार और रिस्पॉन्स देख सकें। इसके बजाय कि आप महीनों तक एक पूर्ण उत्पाद बनाने में समय लगाएं, आप उसे जल्दी से लॉन्च करते हैं और फिर ग्राहकों से मिले फीडबैक के आधार पर सुधार करते हैं। न्यूनतम का मतलब यह नहीं है कि उत्पाद काम न करे या उसमें कोई भी वैल्यू न हो, बल्कि इसका मतलब है कि उत्पाद में केवल वे मुख्य फीचर होने चाहिए जो ग्राहकों के लिए सबसे अधिक मूल्यवान हो। यह सिर्फ एक छोटा वर्जन होता है जो आवश्यकतम कार्य क्षमता के साथ आता है और कस्टमर को एक सटीक अनुभव प्रदान करता है। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिटनेस ट्रैकिंग ऐप बना रहे हैं। यदि आप पूरी तरह से एक विकसित डेवलप्ड ऐप बनाने के बजाय एक सिंपल ऐप लॉन्च करते हैं जिसमें केवल बुनियादी फीचर, बेसिक फीचर जैसे कि स्टेप्स काउंटिंग और कैलोरी ट्रैकिंग हो, तो ये आपका एमवीपी होगा। इस ऐप के लॉन्च के बाद आप ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें क्या पसंद आया, क्या उन्हें और फीचर की आवश्यकता है और क्या ऐप उनके फिटनेस लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। एमवीपी के फायदे। सबसे पहला फायदा, त्वरित प्रतिक्रिया। आप जल्दी से कस्टमर से रिस्पांस प्राप्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। कम लागत में परीक्षण। एमवीपी की साधारण अवधारणा का पालन करने से आप कम निवेश में अपने उत्पाद का परीक्षण कर सकते हैं।
इससे आपके पास ज्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप पहले ही प्रोडक्ट को बाजार में परख चुके होते हैं। समय की बचत। आपको महीनों या सालों तक एक पूर्ण उत्पाद बनाने में समय नहीं गंवाना चाहिए। आप अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को जल्दी से मार्केट में लाकर कस्टमर से मिले रिस्पॉन्स से ये जान सकते हैं कि वेयर डू यू नीड द इम्प्रूवमेंट। निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक एमवीपी के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यह प्रोसेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों के अनुसार ढाल सकते हैं। इनोवेशन और पिवटिंग। जब आप एक एमवीपी लॉन्च करते हैं तो यह आपको अपने उत्पाद के बारे में सच्चाई जानने का अवसर देता है। अगर कस्टमर आपकी पहली पेशकश से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको सुधार या बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रोसेस को पिवटिंग कहा जाता है। पिवटिंग का मतलब है कि आप अपने रणनीति को बदलते हैं, आप अपने स्ट्रेटजीज को बदलते हैं और नए प्रोस्पेक्टिव के साथ मूव ऑन करते हैं। इस तरह से स्टार्टअप्स स्लोली अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर की जरूरतों और बाजार की मांग के अनुसार एकोमोडेट करते हैं। उदाहरण लेते हैं, ड्रॉप बॉक्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ड्रॉप बॉक्स ने अपने एमवीपी के रूप में एक साधारण वीडियो प्रस्तुत किया, जिसमें यह दिखाया गया था कि उनका क्लाउड स्टोरेज सेवा सर्विस कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखकर ग्राहकों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने अपनी सेवा में, सर्विसेज में इंप्रूवमेंट किए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसके बाद ड्रॉपबॉक्स ने खुद को एक इंपॉर्टेंट क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के रूप में स्टैब्लिश किया। एमवीपी की सीमाएं। हालांकि एमवीपी एक शानदार तरीका है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। कभी कभी कस्टमर से मिले फीडबैक के आधार पर यू कैन रियलाइज दैट दिस प्रोडक्ट नीडेड अ लॉट और ड्रास्टिक चेंजेस। इस स्थिति में पिवटिंग करने से स्टार्टअप को सफलता मिल सकती है, लेकिन यह प्रोसेस समय और संसाधनों की खपत पर कर सकती है। इस अध्याय में एरिक रीज ने हमें यह सिखाया कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का उपयोग स्टार्टअप्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एमवीपी आपको अपनी अवधारणा को जल्दी से बाजार में लाने का अवसर देता है, जिससे आप कस्टमर की रिस्पांस प्राप्त कर सकते हैं और इसे इंप्रूव करने के लिए सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया से स्टार्टअप्स कम लागत में, कम रिस्क के साथ और फास्ट रूप से विकास कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो एमवीपी का पालन करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। चैप्टर 4, सीखने और इंप्रूव करने का लूप। इस चैप्टर में एरिक रीज ने बिल्ड मेजर लर्न लूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लूप इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक स्टार्टअप को लगातार प्रोडक्ट बनाने, मेजर करने और सीखने की प्रक्रिया में संलग्न रहना चाहिए। बिल्ड मेजर लर्न लूप क्या है? इस लूप का मतलब है कि स्टार्टअप्स को पहले प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन बनाना चाहिए, जिसे वो बिल्ड बोल सकते हैं, फिर उसे मेजर करना चाहिए और अंत में उस माप के आधार पर, उस मेजर के आधार पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, विच इज कॉल्ड लर्न। यह लूप एक निरंतर प्रक्रिया है जो स्टार्टअप्स को समय समय पर अपने उत्पाद और रणनीतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। सबसे पहले स्टार्टअप्स को अपना प्रोडक्ट जल्दी से बनाना चाहिए। इस प्रोडक्ट में केवल वही स्पेशलिटीज शामिल हों जो कस्टमर्स के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो। प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन तैयार किया जाता है ताकि जल्दी से कस्टमर्स के पास पहुंच सके। मेजर। जब उत्पाद या प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो स्टार्टअप्स को उस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना चाहिए, यह जानने के लिए कि कस्टमर क्या सोच रहे हैं और वे प्रोडक्ट का कैसे उपयोग कर रहे हैं। आपके मेजर्स का सही उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कस्टमर प्रोडक्ट का कितनी बार यूज कर रहे हैं, वे इससे कितने सेटिस्फाई हैं और क्या उनको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है। लर्न। ग्राहक से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर स्टार्टअप्स को ये सीखना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट में क्या सही है और क्या गलत।
इसके बाद उस जानकारी का उपयोग करके ही इम्प्रूवमेंट किए जाने चाहिए ताकि प्रोडक्ट और अधिक इम्पैक्टफुल और यूजफुल हो सके। दिस प्रोसेस will be having a build, measure and learn. This is the continuous measure, learn loop. लूप की ताकत, बिल्ड मेजर लर्न लूप की ताकत यह है कि स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद में लगातार सुधार करने और कस्टमर की बदलती जरूरतों के साथ एकोमोडेट करने का अवसर देता है। जब एक स्टार्टअप जल्दी से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है और प्रतिक्रिया प्राप्त करता है तो वह समय के साथ अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकता है, इसके बजाय कि वह महीनों तक बेस्ट प्रोडक्ट बनाने में समय बर्बाद करे। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जो कि उपयोगकर्ताओं को अपनी फिटनेस गतिविधियों को ट्रैक करने में हेल्प करता है। जब यह एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो आप कस्टमर से तुरंत प्रतिक्रिया लेना शुरू करते हैं कि वे किस फीचर को पसंद कर रहे हैं और किन सुविधाओं में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इसके बाद आप छोटे छोटे अपडेट्स के रूप में उन सुधारों को लागू करते हैं ताकि एप्लीकेशन का उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर हो सके। यह बिल्ड मेजर लर्न लूप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें लगातार सुधार होता है और ग्राहक के अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। लूप में लगातार सुधार, बिल्ड मेजर लर्न, इस लूप का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह स्टार्टअप्स को जल्दी से सीखने और अपनी स्ट्रेटजीज को बदलने का अवसर देता है। यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है और एवरी स्टेप में नई जानकारी और प्रतिक्रिया से सीखने के बाद इंप्रूवमेंट किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप स्टार्टअप्स को कस्टमर की जरूरतों और बाजार की दिशा के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज को एकोमोडेट करने में मदद मिलती है। एरिक का प्रोस्पेक्टिव, एरिक का मानना है कि हर स्टार्टअप को सीखने और इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया को एक निरंतर लूप के रूप में देखना चाहिए क्योंकि यह उन्हें अधिक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और चांसेस प्रदान करता है। जब स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट विकास प्रक्रिया को इस लूप के माध्यम से चलाता है तो वे कस्टमर्स के साथ जुड़ने और उनके ट्रस्ट को प्राप्त करने में सफल होते हैं। यह लूप न केवल प्रोडक्ट को सुधारता है बल्कि स्टार्टअप्स को अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाने के लिए भी गाइड करता है। इस अध्याय में एरिक रीज ने हमें यह सिखाया कि एक स्टार्टअप को अपनी विकास प्रक्रिया को बिल्ड मेजर लर्न लूप में चलाना चाहिए। यह लूप स्टार्टअप्स को कस्टमर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर जल्दी से इंप्रूव करके और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने में मदद करता है। जब आप जल्दी से निर्माण करते हैं, मेजर करते हैं और लर्न करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट और स्ट्रेटजीज को समय के साथ बेहतर बना सकते हैं और सफलता की दिशा में तेजी से स्टेप अप कर सकते हैं। चैप्टर 5, मैनेजमेंट और इनोवेशन। इस चैप्टर में एरिक रीज ने लीन स्टार्टअप पद्धति को केवल एक छोटे स्टार्टअप के लिए नहीं बल्कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रभावी रूप से लागू करने की बात की है। उनका कहना है कि बड़े बिजनेस भी लीन पद्धति का फॉलो करके अपने इनोवेशन प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज का एग्जामिन तेजी से कर सकते हैं। यह पद्धति उन्होंने अपने प्रोसेस में बदलाव करने, नए विचारों को लागू करने और ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अपनी पेशकशों को अनुकूलित करने में मदद करती है। एरिक रीस के अनुसार लीन स्टार्टअप सिर्फ छोटे और नए व्यवसायों के लिए ही नहीं है बल्कि यह बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी उनकी प्रोडक्ट प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए गाइड प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर जब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किसी नए प्रोडक्ट या सर्विसेज पर काम कर रहा होता है तो वह इस प्रोसेस का पालन करके अपने विचारों को जल्दी से परीक्षण के दौर से गुजार सकता है और मार्केट में कंपटीशन बनाए रह सकता है। यह प्रोसेस बड़े ऑर्गेनाइजेशन को यह सीखने का अवसर देता है कि उनका नया प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए कितना प्रभावी हो सकता है और क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीन पद्धति के फायदे। पहला, त्वरित परीक्षण और प्रतिक्रिया। लीन पद्धति के तहत बड़े संगठनों को अपने उत्पादों का जल्दी से परीक्षण करने और ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
इस प्रतिक्रिया के आधार पर वे अपने प्रोडक्ट को और सुधार सकते हैं। नवाचार और अनुकूलन, न्यूनेस एंड एकोमोडेशन। बड़े संगठनों के लिए लीन पद्धति न्यूनेस के एक नए प्रोस्पेक्टिव को पेश करती है। वे छोटे छोटे चेंजेस के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर की बदलती जरूरत के अनुसार एकोमोडेट कर सकते हैं। प्रारंभिक जोखिम कम करना, लीन पद्धति से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को नए प्रोडक्ट्स के लिए इनिशियल रिस्क कम करने का अवसर मिलता है। उन्हें पहले से ही कस्टमर की प्रतिक्रिया मिल जाती है, जिससे वे अपने प्रोडक्ट को सही दिशा में सुधार सकते हैं और उसे बाजार में उतारने से पहले अपने स्ट्रेटजीज को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गूगल का उदाहरण लेते हैं। गूगल लगातार अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में छोटे छोटे चेंजेस करता रहता है, जैसे कि गूगल सर्च, जीमेल और गूगल मैप्स में टाइम टू टाइम नए फीचर्स और सुधार होते रहते हैं। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप गूगल अपने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बना सकता है और नई जरूरतों के अनुसार अपने उत्पादों को अनुकूलित कर सकता है। इसके अलावा गूगल की तरह बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के बुनियादी वर्जन MVP लॉन्च करके ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करती हैं और फिर उस प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार करती हैं। यही प्रोसेस उन्हें इनोवेशन में तेजी से सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। प्रक्रियाओं में बदलाव और निरंतर सुधार, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को यह समझने की आवश्यकता है कि इनोवेशन केवल नए प्रोडक्ट तक सीमित नहीं होता। उन्हें अपने इंटरनल प्रोसेस में भी चेंजेस और इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है। लीन पद्धति उन्हें यह बताती है कि अपने कामकाजी ढांचे, टीम की संरचना और यहां तक कि उनके संचार चैनलों को भी पुनः परिभाषित किया जा सकता है। इससे संगठन को नए विचारों के लिए जगह मिलती है और वे तेजी से बदलाव कर सकते हैं। इस अध्याय में एरिक रीज ने यह प्रूव किया है कि लीन स्टार्टअप पद्धति केवल एक छोटे स्टार्टअप्स के लिए नहीं, बल्कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनाया जा सकता है। बिग बिजनेसेस को इनोवेशन और प्रोडक्ट परीक्षण, प्रोडक्ट मेजर की दिशा में लीन पद्धति से काफी लाभ हो सकता है। इस सिस्टम से वे अपने प्रोडक्ट्स में तेजी से चेंजेस और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जिससे वे कस्टमर की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भविष्य में बेहतर बना सकते हैं। यह प्रोसेस या पद्धति उन्हें सही दिशा में तेजी से बढ़ने का अवसर देती है। चैप्टर 6, परीक्षण और सीखना। इस चैप्टर में एरिक रीज ने स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पेश किया, जिसे पिवट कहा जाता है। उनका कहना है कि स्टार्टअप्स को हमेशा अपने काम के बारे में सवाल पूछते रहना चाहिए, जैसे कि क्या हम जो कर रहे हैं वह सही डायरेक्शन में है। यदि प्रतिक्रिया नेगेटिव है या प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा है, तो यह संकेत है कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज या प्रोडक्ट में चेंजेस करने की आवश्यकता है। इस प्रोसेस को पिवट कहा जाता है। पिवट का मतलब है किसी स्टार्टअप का अपनी स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट या द वे दे वर्क में महत्वपूर्ण बदलाव करना है। यदि पहले की दिशा साबित नहीं होती है, तो यह बदलाव उत्पाद के प्रमुख पहलुओं पे हो सकता है, जैसे कि उनके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, उनके कार्य प्रणाली या बाजार में उसकी स्थिति पर पिवट करना। पिवट करना यह दर्शाता है कि स्टार्टअप विफलता से डरता नहीं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखता है। परीक्षण, एरिक रीज के अनुसार स्टार्टअप्स को लगातार अपने उत्पाद का, अपने प्रोडक्ट का परीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह परीक्षण केवल तकनीकी पहलुओं का ही नहीं, बल्कि कस्टमर की प्रतिक्रिया का भी होना चाहिए। यदि कस्टमर की प्रतिक्रिया नेगेटिव है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर की जरूरतों को सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट को या तो पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता हो सकती है या उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम, जब इंस्टाग्राम ने अपनी सेवा शुरू की थी, तो वह एक लोकेशन आधारित सेवा के रूप में था, जिसका उद्देश्य यूजर्स को अपनी लोकेशन के आधार पर अन्य लोगों से जुड़ने में मदद करना